रॉकस्टार, जब वी मेट, आशिकी 2 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के गीतों में जान भरी इरशाद कामिल ने अपने अल्फाजों से लफ्ज़ों के बुनतर और बनतर को इस कदर इन्होंने समझा कि बॉलीवुड के संगीत के मेयार को वो एक अलग ही ऊंचाई पे ले गए। कहाँ से आती है इनके शब्दों में ये गहराई और सच्चाई की खुशबू? वो क्या कारण है कि इनके गीतों में ताजगी और नवीनता का एहसास है? विद्यार्थी जीवन के दौरान सक्रियता और नुक्कड़ नाटक के दिनों की यादें, कैसे हुआ इनके भीतर का शायर मुकम्मल, ये सब इरशाद कामिल के साथ एक दिलचस्प मुलाकात के दौरान बिटवीन अस। इरशाद जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कामिल उपनाम आपने कैसे चुना? असल में इरशाद मुझे बहुत अधूरा सा नाम लग रहा था और इस सिलसिले में मेरी अक्सर अपनी माँ से बात भी होती थी कि इरशाद मुझे बहुत ही आधा अधूरा सा नाम लगता है। तो एक दिन उसने बोला तुम्हें जो अच्छा लगता है लगा लेना साथ में। तो मैं और मेरी माँ डिक्शनरी लेके बैठे उर्दू की, और पता नहीं क्यों ये कुदरती बात है, ये कहीं पढ़ा होगा मैंने या कहीं लफ्ज़ मेरे जहन में आया होगा। उन दिनों क्योंकि मैं पढ़ता भी काफ़ी किताबें इधर उधर की पोइट्री की था, और पढ़ते पढ़ते ढूंढते कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं कामिल रख लेता हूँ। और आप यकीन मानो उससे पहले तक क्लैरिटी के साथ मुझे ये नहीं पता था कि इस नाम के या इस शब्द के मायने क्या हैं। राइट। फिर मैंने कामिल के मायने ढूंढे, तो मायने मुझे बड़े सही लगे, मुकम्मल कंप्लीट। तो मैंने इरशाद के साथ कामिल लगा लिया उनकी सहमति से। पर जो शायर है या जो आदमी है वो कभी मुकम्मल नहीं होता, तो क्या इरशाद अब कामिल हो गए हैं? इरशाद कामिल अपने आप में एक मुकम्मल बात के बारे में है। जो कहा गया है वो मुकम्मल है। इरशाद कामिल नहीं है, शायर कामिल है। शायर भी कामिल नहीं है, जो उसने बात कही है उस पर्टिकुलर शेर में या किसी लाइन में या सतर में, वो मुकम्मल है। अगर वो मुकम्मल ना होती तो वो ना कहता, उसको और खोजता, उसको और ढूंढता, उसकी तह तक जाता, और जब वो मुकम्मल हो जाती तब वो लोगों के सामने लाता। और वो क्या खास बात है आपके हमसफ़र में जिससे आपकी ज़िंदगी की तस्वीर मुकम्मल होती है? ये गिनवाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ऐसा होता है कि तारीफ़ें करना बड़ा मुश्किल होता है। तस्वीर से मुलाकात कहाँ हुई? तस्वीर से मुलाकात मेरी एक नाटक के सिलसिले में हुई। तो हम एक प्ले कर रहे थे आधे अधूरे, जिसमें मैं विलोम का किरदार निभा रहा था, और एक हमारे और दोस्त हैं जैनेंद्र, जो कालिदास का किरदार निभा रहे थे। और उसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ माधवी जी थी जो मल्लिका का रोल कर रही थी, एंड ये प्रियंगू मंजरी का रोल कर रही थी। तो वो अब विलोम, तो अब जैसा कि नाटक कहता है कि कालिदास और मल्लिका और विलोम, इनका एक ट्रायंगल चलता था। पर ऐसा भी तो हो सकता है जो हकीकत में जो विलोम हो उसको प्रियंगू मंजरी पसंद आ जाए, तो उसको आ गई और उसने शादी कर ली उसके साथ। तो आपने हर चीज़ में वो कन्वेंशन को तोड़ा है, या है ना, जो लिखा हुआ है उसको। जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। असल में ये मुझे ऐसा लगता है, जब तक आप इनकम्प्लीशन नहीं लगता आपको, तब तक आप शायर नहीं बन सकते। जब तक आप अंदरूनी तौर पे एक लिहाज से समाज विरोधी नहीं है, विरोधी मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ कि आप तोड़ फोड़ करने के लिहाज से, आपको कुछ इनकम्प्लीट लगता है, कुछ नाराज़गी है समाज के प्रति, कुछ ये अधूरा अधूरा सा जहान लगता है, तब वो तक क्वेश्चनिंग, वो हाँ, तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए भले वो रिश्ते हों, भले वो समाज हो, भले वो दुनिया हो, भले वो अपना आप हो, तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और जब एक्सप्रेस करते हैं तो कहानीकार हो जाते हैं, गीतकार हो जाते हैं, पोएट हो जाते हैं। इस तरह की एक शुरुआत में ज़रूरत होती है एक हल्की सी नाराज़गी की, एक हल्के से दबे हुए गुस्से की, जी।
अगर आपको गीतकार, लेखक या कवि बनना है। और ये अधूरेपन और मुकम्मल होने का सिलसिला पुराना चल रहा है, और इवन विरोध का, जैसे स्टूडेंट ईयर्स में आप एक्टिविज्म में भी थे। जी 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 जितनी भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स थी उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसमें भी आप काफ़ी आगे थे। जी जी बिल्कुल। मतलब हमारे दोस्त थे नीरज शर्मा वहाँ पे, उनके साथ मतलब वो AISF में ऑल इंडिया स्टूडेंट, उससे पहले फिर वो अश्विनी चौधरी थे। तो इन लोगों के साथ एक्टिविज्म में भी था वो चीज़ें, मतलब जो नहीं सही है या जिनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो उस टाइम पे थोड़े कभी कभार स्ट्रीट प्लेस भी लिख दिया करता था। जब पंजाब के किसानों ने एक मतलब जिसे कह लीजिए एक एक्टिविटी छेड़ी थी या एक विरोध किया था सरकार का किसी सिलसिले में, तब इसका इस्तेमाल हुआ था साडा हक इत्थे रख का। तो हम उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे। पोस्टपोन होने की वजह से एग्ज़ाम हमें पता नहीं था, हम एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे और पता चला कि एग्ज़ाम आज नहीं होगा। और बाई चांस मेरे पास साइंस थी और उतना ही रट्टा लगाया हुआ था मेरा जितना एक स्टूडेंट उस उम्र में लगाता है। तो उसके बाद उन्होंने अचानक से एग्जाम की डेट रख दी। अब जो रट्टा लगाया हुआ था वो हम भूल चुके थे, वो तो उसी डेट तक था। हाँ वो तो वही तक था, मतलब वो उसी डेट तक, और वो भी 12 बजे तक, 9 से 12 पेपर था, 1 बजे सब साफ। तो हमें लगा कि हमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए, और उस सिलसिले में उस टाइम को मांगने के लिए फिर कॉलेज में एक स्ट्राइक हुई। तो मुझे अभी भी वो याद आता है सीन के कॉलेज के बाहर हम खड़े हुए हैं और एक साइकिल, हाँ साइकिल के कैरियर पे मैं खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे ये नारे चल रहे हैं। तो एक्टिविज्म भी, एक विरोध भी कहीं मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपके स्कूटर पे लिखा होता था मोस्ट एलिजिबल बैचलर। जी। so, इसके पीछे क्या किस्सा है? मेरे अभी याद है, वो स्कूटर भी याद है, वो लाइन भी याद है। बहुत सारे लोगों के पास स्कूटर होते हैं। आपके स्कूटर में क्या खासियत है? आपके स्कूटर में ये खासियत है कि आप उसको चलाते हैं। राइट। और आप में क्या खासियत है? आपकी बहुत सारी खासियत उस वक्त लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी खासियत ऐसी होती हैं खुसूसन तौर पे जो लोगों के सामने नहीं आती। तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर मैं अपने दोस्तों से भी, अपने क्लास में अगर उनको याद हो, जो अगर ये प्रोग्राम भी सुन रहे हो या देखते हो मेरे क्लास फेलोज उस टाइम पे, मैं उनको कहता था कि मुझे पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फ़ख्र होगा इस बात पे कि इरशाद कामिल आपका दोस्त होता था और आपके साथ पढ़ता था। तो इसको मतलब आप किसी भी लिहाज से इस चीज़ को देखा जा सकता है। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखा जा सकता है, इस चीज़ को लाउड थिंकिंग के हिसाब से देखा जा सकता है, इस चीज़ को प्राउड की कैटेगरी में लिया जा सकता है, इस चीज़ को बेवकूफ़ी की कैटेगरी में लिया जा सकता है, किसी भी लिहाज से लिया जा सकता है। बट आई वॉज श्योर कि मैं ज़िंदगी में एक एवरेज ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा। और उसी तरह आपने जर्नलिज्म में करियर छोड़ा, इधर आपने ट्रिब्यून में काम किया, फिर इंडियन एक्सप्रेस में, और फिर आप पहुंचे मुंबई। जी। आई थिंक लेख टंडन ने शायद दिया था आपको। लेख टंडन। और ये बड़ा अच्छा किस्सा है। ये भी एक दिन, जैसे मैं आपको पता ही है जर्नलिज्म में भी शुरुआती दौर में मैं रहा, और वो हुआ यूं कि किसी एक न्यूज़ को थोड़ा लेट आना था, तो मेरी ये ड्यूटी लगा दी गई कि ये न्यूज़ आएगी, आप इसको बनाइएगा, न्यूज़ एडिटर को दीजिएगा और उसके बाद घर जाइएगा। और मैं घर जा रहा था, सर्दियों के दिन थे, कोहरा पड़ा हुआ था, दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड थी, और मैं स्कूटर पे था, और जाते जाते अचानक से मैंने स्कूटर को रोका और अपने आप से पूछा कि इरशाद कामिल, क्या तुम बड़े होकर तुमने सोचा था कि तुम खुशवंत सिंह बनोगे या कुलदीप नैयर बनोगे? दिल ने जवाब दिया नहीं। तो फिर मैंने कहा ये काम क्यों कर रहे हो? अच्छा। अगले दिन, आप यकीन मानिए, अगले दिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो हमारी ब्यूरो की एक 10 मिनट की 15 मिनट की सुबह सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें आपको बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, क्या करके लाओगे शाम को। तो सबसे पूछा गया, और जब मेरा नंबर आया, मुझे याद है ईश मधु तलवार साहब थे हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने पूछा इरशाद तुम कहाँ जा रहे हो आज? मैंने कहा जी मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। Really? And he was surprised. अरे मतलब मैंने कहा मुझे एक रात में वो सारा काया पलट, वो फैसला एक स्पर ऑफ द मोमेंट। सी डिसीजंस मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं, सोच समझकर सिर्फ नीतियाँ बनती हैं। फैसले एक क्षण के होते हैं जो
क्षण में ही लिए जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम रुको, आज छुट्टी पे रहो, शाम को मुझे मिलना आना आराम से। मैं शाम को गया, अरे ऐसा होता रहता है शायद, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़े ना दिल टूट गया तो फिर। मैंने कहा किसका दिल टूटा है, तो तुम क्यों छोड़ रहे हो जॉब, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अगर कुछ बन गया तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है, और अगर नहीं बना तो फिर ठीक है। और फिर वो जॉब छूटा। फिर उसके बाद जॉब छूटने के बाद मुंबई का चक्कर लगा, थोड़ा माहौल देखा, और मुंबई में एक ही वक्त नहीं चला गया। इस तरह से मैंने 1-2 बार किया कि शहर में जाने से पहले जिस जंग के मैदान में आपको जाना है, पहले आप उसको देख परख तो लो कि वो है क्या चीज़। एंड अल्टीमेटली 1 अप्रैल 2001 फाइनल मेरा वो था कि अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ। और वो भी हुआ सिलसिला इस तरह से कि लेक टंडन साहब थे जी, वो शहर में एक सीरियल की शूटिंग करने के लिए आए थे, कहाँ से कहाँ तक, तो उनका कुछ काम रह गया था यहाँ पे। उस टाइम पे जॉइंट डायरेक्टर थे हरियाणा कल्चर अफेयर के कमल तिवारी साहब। ओके। उन्होंने उनको बोला कि मुझे एक राइटर की ज़रूरत है यार, मेरी थोड़ी जो हेल्प कर दे। तो मेरे याद है कि कमल भाई साहब का मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया कि तू सारा दिन क्या कर रहा है? मैंने कहा जी सो रहा हूँ, अब सर्दियों को सुबह 7 बजे आदमी क्या करेगा? कहते उठा और लेक जी के पास जा, उनको कुछ काम है, वैसे भी तो स्कूटर उठा के कभी इधर से उधर घूमता रहता है, तो उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी और तुझे भी कुछ समझ में आएगा कि क्या होता है लिखना। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ अब भी, कमल भाई साहब को। तो मैंने 22 दिन उनका शेड्यूल सेट पे बैठ के निपटाया। And then there was no looking back. Kind of. और शायर अक्सर मूडी इंसान माने जाते हैं, तो आपके घर में आपकी बीवी कैसे झेलती है आपके मूड्स के उतार चढ़ाव से? वो मेरी माँ कहा करती थी कि शायर की माशूक होना बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन शायर की बीवी होना बड़ी ही मुश्किल बात है। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को देखते परखते हुए अब तक तो वो समझ गई होंगी इस चीज़ को कि ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि ये किस टेम्परामेंट का आदमी है, किस तरह से काम करता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हर शायर की कहते हैं कि कोई पसंदीदा जगह होती है, जहाँ वो सोचते हैं, लिखते हैं, जैसे कोई मेज़, कोई ख़ास खिड़की, कोई घर का कोना या कोई टाइम, कोई वक्त होता है। तो आपका भी ऐसी कोई आपकी कोई ख़ास जगह है? वक्त ज़रूर है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो वही वक्त है। फिल्मों में लिखना इज़ आलमोस्ट लाइक you are writing for a daily newspaper or a news channel. Okay. उस तरह के प्रेशर्स रहते हैं जी। उस तरह का डिलीवरी की डेडलाइंस रहती हैं। रात एक ऐसी कह लीजिए ऊपर वाले ने बना दी है, ऐसा वक्त बना दिया है जहां आपको पता है कोई आपको फ़ोन नहीं आने वाला है, कोई इस तरह की कॉल नहीं आने वाली है, शोर शराबा नहीं है, सो रही है। तो रात को मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, दिन भर कुआं खोदता हूँ, रात को पानी पीता हूँ। और किस तरह के प्रेशर्स होते हैं? जैसे फिल्म सॉन्ग्स के लिए जब आप लिरिक्स लिखते हैं, उसमें काफ़ी फ्रीडम आपको कर्ब करनी पड़ती है अपनी? बहुत ज़्यादा, बहुत लिहाज से। जैसे हम 99% जो गाने लिखते हैं वो कंपोजिशंस पे होती हैं, धुन पहले बन जाती है। जी हाँ। धुन पहले बन जाती है तो आपको उसके ऊपर अपने हिसाब से कोई थॉट या अल्फाज बिठाने होते हैं, और फिर उसके अलावा उनका साउंड किस तरह से है, साउंड मैटर करता है। लफ्ज़ों का एक फोनेसिज्म होता है, एक लिरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं, वो मैटर करती है, वो उसको निभाना होता है। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर किस तरह से उसको ले रहा है उस साउंड को, फिर उसके बाद डायरेक्टर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर प्रोड्यूसर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कमर्शियल प्रेशर्स होते हैं, इवन एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो बीइंग ए लिरिसिस्ट आपको बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप वाकई लेखक हैं, गीतकार हैं, तो उसमें खुद को भी खुद हैं, राइट। सबसे बड़े आप खुद हैं, अपने क्रिटिक, अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है। ये तो बहुत ही फाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जी, बहुत ही, जिसे कह लीजिए उसी तरह से ये रस्सी पे चलने वाली बात है, वैसा ही टाइट रोप वॉक टाइप की चीज़ है। सैडली अक्सर देखा जाता है जैसे कोई भी गाना सुपर हिट होता है
तो जैसे सिंगर फेमस हो जाएगा, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम हो जाएगा, पर लिरिसिस्ट को वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। इन क्रेडिट तो मिलता है पर वो लिरिसिस्ट का वैसे नाम नहीं होता। मुझे लगता है उसकी वजह, देखिए ऐसा है, गाने के लिए पढ़ाई लिखाई की वैसी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊड़ा आड़ा या ABC पढ़ी होनी चाहिए आपकी तभी आप गा सकते हैं। लिखने के लिए ये ज़रूरी है जी कि आपको लैंग्वेज आती होनी चाहिए, राइट। और गा कोई भी सकता है। लिखने की गलत फहमी बहुत कम लोगों को होती है कि मैं लेखक हूँ। गाने की गलत फहमी सब लोगों को ऑलमोस्ट होती है, हर कोई बाथरूम में जाके गाता है। और दूसरी बात ये होती है कि लफ्ज़ों के चेहरे नहीं होते जी, आवाज़ का चेहरा होता है। आवाज़ आप पहचान लेते हो, राइट, यस। आप फ़ोन पे भी कोई नाम ना बताए आपको, आप 1 मिनट में पहचान लेते हो ये वो बात, ये वो आदमी बोल रहा है। और दूसरे जो लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स राइटर होते हैं पर्टिकुलरली, वो अकेले एंटरटेन करते हैं और बाकी सब लोग ग्रुप में एंटरटेन करते हैं लोगों को। सिंगर जब आएगा आपको गाना सुनाने के लिए, उसके साथ 10 लोग और होंगे, गिटार वाला होगा, ड्रम वाला होगा, तो एक ग्रुप का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो और है। लिरिक्स आप इंस्ट्रूमेंट्स का, और आपको पोएट एक पोइट्री सुनाने आएगा, वो खड़ा खड़ा किसी मोड पे आपको 4 लाइनें सुना के चला जाएगा। हालांकि उसका भी इम्पैक्ट कुछ और है जी, लेकिन एक लिहाज से एक कमर्शियल शब्द ही हैं उसके पास, सिर्फ अल्फाज हैं, सिर्फ शब्द हैं। और उनके पास संगीत, जिन्होंने गाना है उनके पास और स्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम म्यूजिकल हायरार्की की बात करें, पहले म्यूजिक डायरेक्टर, फिर सिंगर, फिर लिरिसिस्ट, इसी हायरार्की में रहते हैं लिरिसिस्ट। सबसे जल्दी आपने कौन सा गाना पेन करा आज तक, या नॉर्मली आपको कितना टाइम लगता है? नॉर्मली इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 1 घंटा भी लगता है, कभी 10 दिन भी लगते हैं। सबसे जल्दी और सबसे जिसे कहते हैं तेज गाना मैंने तुम हो अभी तक का लिखा। तुम हो मैंने, आप यकीन मानो, हार्डली 7 मिनट में गाना लिखा होगा। वो हुआ क्या कि मैं लिख रहा था और हो जो रॉकस्टार का ही गाना था। जी, हाँ। और वो उसकी कंपोजिशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, जो इम्तियाज डायरेक्टर हैं उस पिक्चर के, उन्होंने कहा गाना मुझे एक पैटर्न में नहीं चाहिए। जैसे हार्ट बीट होती है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, तो मुझे उस तरह की कंपोजिशन वाला गाना चाहिए। तो रहमान साहब ने भी उसी तरह की कंपोजिशन कर दी। अब वो कंपोजिशन मुझे निभानी थी, और वो निभानी, आप यकीन मानिए, आसान नहीं थी। तो मैं उस गाने को, और ये कंपोजिशन और तुम हो की कंपोजिशन मेरे पास साथ ही आई थी। चेन्नई, मेरे याद है, चेन्नई में हम ताज होटल में थे रुके हुए, और मैं इन कंपोजिशन पे काम कर रहा था। तो मैंने ब्रेक लेने के लिए तुम हो गाना शुरू कर लिया, ऐसे ही शुरू कर लिया, इन द सेंस सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो मेरे जहन में अल्फाज आने लगे। अब अल्फाज आने लगे तो जितनी देर में वो गाना मैंने 2 बार 3 बार सुना होगा, छोटा गाना 3 मिनट का गाना था वो, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 मिनट का गाना होगा। 2 बार मैंने सुना और उन 7-8 मिनट में मैंने पूरा गाना लिख दिया। एंड आई थॉट कि ये मैंने अभी रफ थॉट्स, हाँ, फर्स्ट ड्राफ्ट टाइप में बनाया, इस पे मैं काम करूँगा। शाम को हमारी इम्तियाज़ से बात हुई और इम्तियाज़ को कहा कि और हो, ये हुआ, और बीच में कुछ मुझे तुम हो का ऐसे ही थॉट आया था, और ये कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चलें, तो ये मुझे, एंड ही एज इट इज़ लाइक द सॉन्ग। दुनिया के काफ़ी ऐसे सिनेमा हैं, जैसे हॉलीवुड हो गया, पोलिश सिनेमा हो गया, उन सब सिनेमा में एज सच गीत नहीं है, अगर है भी तो म्यूज़िक तो वो बैकग्राउंड में है। तो इंडियन सिनेमा में ऐसी क्या चीज़ है, मतलब इंडियंस के स्वभाव में वो क्या बात है कि हम म्यूज़िक के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब गीतों के बिना फिल्म की कल्पना नामुमकिन है जी। सो क्या हम इमोशनल ज़्यादा हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इमोशनल उतने ही हैं जितने वो इमोशनल हैं। इमोशंस में ज़्यादा और कम वाली बात नहीं है। वो भी बहुत इमोशनल लोग हैं, उनकी भी पिक्चर बहुत इमोशनल होती है, लेकिन जहाँ फ़र्क है, उनकी शादियाँ भी बिना गानों के होती हैं, उनकी मैयतें भी बिना स्यापों के होती हैं। हमारी तो जिंदगी में, उनके यहाँ सब्जी बेचने वाला गली में आके तार नहीं लगाता, हमारी यहाँ पे लगाता है।
हमारी जिंदगी में संगीत घुला मिला है जी। वहाँ उनके यहाँ पे ऐसा नहीं कि घड़े सर पे रख के पनघट से पानी लेने कभी औरतें गईं और गीत गाते गाते गई हों अपना डर दूर करने के लिए कि जंगल के रास्ते से जा रही हैं, और उस डर को दूर करने के लिए जब लौटी हों तो गाना गाते गाते लौटी हों। ये परंपरा उनके यहाँ पे नहीं रही है। तो ये परंपराओं की बात है, ये रस्मों की बात है, ये खुशबू जिंदगी में किस तरह की खुशबू है, किस तरह के रंग हैं, ये उसकी बात है। तो हम ये संगीत हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो फिल्में हैं जितनी भी वो सुपरफिशियल हो, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं हॉलीवुड में ये होता है, बॉलीवुड में, हिंदुस्तानी फिल्मों में ये होता है, ये अनरियल होती हैं। मानता हूँ अनरियल होती हैं, और अनरियल होने की वजह से ही वो एंटरटेन करती हैं। अगर आपको रियलिटी दिखा दी जाए तो मे बी रियलिटी उतनी एंटरटेनिंग ना हो। जब कि कोई आदमी तकलीफ में होता है तो वो एंटरटेन नहीं होता दूसरा आदमी उसको देख के, कैसे होगा अगर वो इंसान है। पर्दे पर आपको एक तरीके से कोई तकलीफ भी दिखाई जाए, कोई दर्द भी दिखाया जाए, तो आप एंटरटेन होते हैं उसको, एक कैथारसिस होता है। राइट। तो वो चीज़ें फिल्मों में हम जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी के कहीं आसपास की चीज़ है, एक लिहाज से इल्यूजन ऑफ रियलिटी है, थोड़ा सा वहम भ्रम है उसमें यथार्थ का। जी। तो वो हमारे, क्योंकि हमारी जिंदगी में संगीत है इसलिए फिल्मों में वो ही ट्रांसलेट हो जाता है, वही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो रहा है। शादी हो रही है तो गाना बजेगा, फिल्म में भी, जिंदगी में भी। राइट। और यही डेप्थ ऑफ थॉट, यही फ्रेशनेस ऑफ थॉट, यही फ्रेशनेस आपके लिरिक्स में भी है, यही ओरिजिनलिटी जो अब आमतौर पे नहीं पाई जाती। ऑफ कोर्स गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब की लिरिक्स में भी वही क्वालिटी थी। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको क्या लगता है ये कहाँ से आती है? मुझे लगता है मेरी जड़ें जो हैं वो बहुत, जैसा पहले जिक्र हुआ, वो एक कस्बे से हैं, मलेरकोटला से। मलेरकोटला से जड़ें होने की वजह से और ज़िंदगी को उस तरह से जीने की वजह से, या जैसा एक आंदोलनकारी बात भी हमने की, स्टूडेंट क्रांतिकारी या विरोध की बात की, उस तरह की एक किरदार में वो उस तरह की चीज़ें आने की वजह से जड़ों के साथ बहुत एक साझापन है, एक जुड़ाव है, मिट्टी के साथ एक बहुत लगाव है मेरे अंदर। मैं भले शहर में, महानगर में रहता हूँ, मेरे अंदर गांव है, तो वो उसी की खुशबू, उसी गांव की खुशबू है। बल्कि फूल सा तारों सा कोई हम सफ़र मत ढूंढिए, पत्थरों से ही निभाइए दिल जिगर मत ढूंढिए, मैं सकूं की खान मेरा शोर से क्या वास्ता, मेरे अंदर गांव है हजरत शहर मत ढूंढिए। क्या बात है। और जो एंड यू आर अ पोएट आल्सो, यू आर बेसिकली अ पोएट, आपकी नज़में छपी भी हैं। सो जो लिटरेरी वर्ल्ड है वो कैसे रिएक्ट करती है एक फिल्मी पोएट को? ये बड़ी अजीब बात है मेरी, मतलब अक्सर इस बारे में जब मैं कभी कभार किसी लिटरेरी फेस्टिवल में जाता हूँ या वो गलती से बुला लेते हैं मुझे, तो ये बहस होती है। एक बतौर काम, बतौर कर्मचारी या बाई प्रोफेशन जिसे हम कहते हैं, आप बैंक में हैं, आप कविता लिख सकते हैं, आप पोएट हो सकते हैं। आप टीचर हैं, आप कवि हो सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप कवि हो सकते हैं। आप गीतकार हैं तो क्यों नहीं कवि हो सकते? वो भी तो एक प्रोफेशन है। राइट। अगर पत्रकार कवि हो सकता है, अगर बैंक कर्मचारी कवि हो सकता है, एक अध्यापक कवि हो सकता है, तो गीतकार क्यों नहीं हो सकता? जी, राइट। उसको क्यों ऐसे एक अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है? जबकि मैं आपको यकीन दिलाऊं, गीतों में ऐसे बड़े बड़े फलसफे छिपे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि किसी भी पत्रिका में एक कोई भी आम फहम सी कविता छप जाती है तो उसको लिटरेचर मान लिया जाता है। और गीतों में इतने बड़े बड़े फलसफे कह दिए जाते हैं और वो लिटरेचर के कहीं करीब भी नहीं होते। मतलब वो फिल्म है,
वो फिल्म है, वो इल्म है। और अगर दोनों का कंपैरिजन बहुत जगह पे किया जाए तो फिल्म ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, मतलब ज़्यादा भारी लगेगी आपको, और वो इल्म में जो छपी हुई चीज़ है वो हल्की लगेगी। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये एक हमारा नज़रिया है, नज़रिया हमें देखने का तरीका है हमारा। उस वजह से मुझे लगता है ऐसा होता है कि वो इस वजह से क्योंकि कुछ एस्टेब्लिश राइटर्स ने आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले शायद ये कह दिया है कि वहाँ समझौते की कलमकारी होती है जी। वहाँ समझौता करके लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से प्रेमचंद वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ से फणीश्वर नाथ रेणु वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ से कमलेश वापस आ गए हैं। पर हर कोई वापस आए ये ज़रूरी तो नहीं है ना जी। कोई तो होगा जो मैदान में डटा रहेगा और कहेगा नहीं मैं कुछ हाँ कि मैं बदलूंगा कुछ, मैं करूंगा कुछ। तो आप अब ज़रूरी नहीं कि उसको उतना गंधला या उसको उतना गलत मान ही लिया जाए, ये मेंटलिटी। लेकिन वो जो परिपाटी पे चलने वाली सोच होती है, जो परंपरागत सोच होती है, उसको ये चीज़ मानने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। On that thought, I mean, I hope you continue to write and give us such fabulous poetry, और हिंदी फिल्मों के भी जो गीतों का ये जो मेयार आपने ऊपर किया है वो वहीं पे बरकरार रहे। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं ज़रूर कोशिश करूँ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।